गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग उत्तर के विशाल मैदानों के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे जो भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपको मैदान से या मिट्टियों से पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लेकिन इतना याद रखिएगा क्वेश्चन ज़रूर आएंगे पेपर में। सबसे पहले देखिए ये मैप यहाँ पर है आपके सामने, और इस मैप से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, अगर ये दिख रहा हो आपको, नहीं तो मैं एक लाइट और ऑफ करता हूँ। राइट, अब अच्छे से दिखेगा, अभी दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये आपको ये जो पूरा मैप दिख रहा है, इसमें देखिए ये सबसे पहले इधर पे राजस्थान के प्लेन्स दिखेंगे आपको। राइट, देखिए ध्यान से, ये राजस्थान के प्लेन है, दिख रहा, ये राजस्थान के प्लेन है। उसके बाद इधर पे ये पंजाब के प्लेन्स हैं। जस्ट मिनट, ये देखिए ये राजस्थान के प्लेन है यहाँ पर। राजस्थान के प्लेन हो गए, उसके बाद ये पंजाब के प्लेन हो गए, फिर ये अपर गंगा प्लेन्स हो गए। ठीक है, उसके बाद मिडिल प्लेन हो गए, प्लेन मतलब मैदान की बात कर रहा हूँ मैं। और उधर पे देखिए ये इधर पे इस रीजन में, ठीक है, बांग्लादेश के सेक्शन को छोड़ दो तो ये आपके ब्रह्मपुत्र के प्लेन वाला रीजन आता है ये। ठीक, तो अगर मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे कितने प्लेन्स हैं टोटल, देखिए ये राजस्थान का मैदान आप छोड़ दें, क्योंकि राजस्थान के मैदान को हम उपजाऊ क्षेत्र कंसीडर उस मायने में नहीं करते, क्योंकि इसका निर्माण गंगा नदी से नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं प्लेन्स की बात करता हूँ तो ये जान लो कि राजस्थान में भी अरावली की पर्वत में वेस्ट साइड प्लेन है। ठीक है, याद रखिएगा वहाँ पर भी मैदान संरचना है। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन सा एक मैदानी क्षेत्र है, मतलब ज़्यादा मैदानी क्षेत्र तो है ही नहीं मध्य प्रदेश में। एक मैदानी क्षेत्र है जिसका थोड़ा सा नाम सुनाई देता है। अगर आप जानकारी रखते हैं तो मुझे बताइए, और आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश में कौन से प्लेन्स हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश पूरा पठारी क्षेत्र है। कैसा है? पठारी क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी छोटा सा मैदानी क्षेत्र मौजूद है। ठीक, तो चलिए यहाँ देखिए ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया, इसको छोड़ दो क्योंकि मैं अभी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र पढ़ा रहा हूँ आपको। सबसे पहले पंजाब का मैदान, फिर ऊपर अपर गंगा का क्षेत्र, फिर मिडिल प्लेन्स गंगा नदी के द्वारा या उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर या काट कर बनाया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा मैदानों का या तटों का निर्माण हमेशा नदियाँ करती हैं। क्या करती हैं? नदियाँ। जहाँ पर बड़ी नदियाँ होंगी वहाँ पर मैदान या तट चौड़े होंगे, जहाँ पर छोटी नदियाँ होंगी वहाँ पे मैदान और तट सकरे होंगे। याद रखिएगा, अभी आपको पढ़ाऊंगा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, तब और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट मिडिल प्लेन रीजन ऑफ गंगा। देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे आकर के इस जगह से होते हुए और उसके बाद ये बांग्लादेश में जाकर के गिर जाती है। ये गंगा नदी यहाँ से शुरू होती है पूरी, तो गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से मान शुरू हुई और ये आई यहाँ पर, और उसके बाद ये दोनों आपस में मिलती हैं। इसमें एक नदी और मिलती है, इसका नाम मेघना। मतलब बहुत जल्द हम उस टॉपिक पर पहुँचेंगे जिस टॉपिक में मैं आपको पूरे गंगा रिवर सिस्टम को ड्रॉ करके बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए बस। तो उसके बाद ये दोनों नदियाँ संयुक्त रूप से बह जाती हैं। ये नदियाँ तो आती ही हैं, इनकी सारी सहायक नदियाँ अपना जल लाकर गंगा में छोड़ती हैं। अगर मैं आपको सरल भाषा में पूछूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो अगर मैं और सरल कर दूँ इस भाषा को कि मध्य प्रदेश का ज़्यादातर जल, मध्य प्रदेश की नदियाँ जो निकलती हैं वो ज़्यादातर अपना जल कहाँ गिराती हैं जाकर के, तो वो जा करके गंगा रिवर सिस्टम का हिस्सा बनती है। किसका हिस्सा बनती हैं? गंगा रिवर सिस्टम का। मध्य प्रदेश की जितनी मैक्सिमम नदियां हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कैसा ऊंचा भाग है और नदियां बह करके नीचे भाग की ओर जाती है, तो फिर अगेन यहाँ पर मैदान क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जल पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो मध्य प्रदेश की भी अधिकतम नदियाँ
चाहे सिंध ले लीजिए, चाहे बेतवा ले लीजिए, चाहे केल ले लीजिए, चाहे सोन ले लीजिए, ये सब नदियाँ या तो सीधे जाती हैं गंगा में। मध्य प्रदेश की केवल 2 नदियाँ ऐसी हैं जो गंगा में जाती हैं। एक हो गई सतना से, अपने सतना से निकलने वाली टोंस, ये सीधे गंगा में जाके मिलती है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश की ऐसी 2 नदियाँ जो सीधे जाकर गंगा से मिलती हैं। पहली हो गई टोंस, ये जो सतना जिले से निकलती है, जिसके ऊपर सिरमौर में 315 मेगावाट का जनरेटिंग स्टेशन बना हुआ है। 105 की 3 यूनिट है, कुल टोटल 315 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है सिरमौर रीवा में। फिर आगे जाके वो नदी किससे मिल जाती है? गंगा से। तो एक नदी हो गई टोंस और दूसरी नदी हो गई बेटा सोन का उद्गम कहाँ से होता है? सोन का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, और तीनों नदियाँ समझो, नर्मदा ऐसे बह के आती है, ये नर्मदा हो गई, सोन ऐसे चली जाती है और जोहिला आगे जा करके सोन में ही मिल जाती है, यानी जोहिला सोन की ही सहायक नदी है। ठीक, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे बेटा। अब क्योंकि ये नदियाँ मध्य प्रदेश में बहते हुए ये नदियाँ मैदानों का निर्माण नहीं करती। मध्य प्रदेश में बहते हुए नदियाँ मैदानों का निर्माण नहीं करती, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर ये नदियाँ अपना जल ले जाके क्या कर देती हैं? छोड़ देती हैं, और मैदानों का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों, आप ब्रह्मपुत्र या उसकी सहायक नदियों ने क्या बनाया है? उत्तर का विशाल मैदान। मैंने कल आपको बताया था कि भारत के समस्त भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा बेटा? उत्तर का विशाल मैदान, याद रखिएगा। और यही कारण है कि पुरातन से भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। क्यों? मैदान है, नदियाँ हैं, जल है, उर्वरता है, तो कृषि अच्छी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये पूरा रीजन याद रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये पूरा यहाँ से शुरू होते हुए और ये पूरा रीजन बेटा उत्तर का विशाल मैदान क्षेत्र कहलाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल करते हैं, डिटेल जानकारी लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमको आवश्यक है बेटा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, राइट। सबसे पहले मैं देखता हूँ, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ भाभर का मैदान। किसका मैदान? भाभर का मैदान। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको कल बताया था मैदानों का 4 विभाजन है, भाभर, तराई, बांगर और खादर, बताया था ना आपको। चलिए भाभर के बारे में देखते हैं बेटा। भाभर मैदान की विशेषता, यह मैदान, सबसे पहली चीज़, यह मैदान शिवालिक की तलहटी में सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच अविच्छिन्न रूप से, मतलब कटा छटा नहीं है, स्थित है। ऊबड़ खाबड़ संरचना है। कैसी संरचना है? ऊबड़ खाबड़ संरचना। देखिए, इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई बजरी, ठीक है, बजरी, कंकड़, पत्थर के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। मतलब निक्षेपण मतलब होता है काट देना, तोड़ देना। ठीक, चलिए, इस प्रकार इस मैदान को शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है बेटा। शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? तो किस मैदानी क्षेत्र को? भाभर के मैदानी क्षेत्र। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह प्रदेश सर्वाधिक ऊंचा नीचा 200 से 300 मीटर है, परंतु इसकी चौड़ाई बहुत कम है, लगभग कितनी? मात्र 8 से 10 किलोमीटर के आसपास। यह कंकड़ पत्थरों से की पारगम्यता यहाँ पर काफ़ी अधिक है, यानी बेसिकली कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और यहाँ पे नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। नदियाँ लुप्त हो जाती हैं मतलब आपको पानी की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन दिखाई पानी नहीं देगा, क्योंकि वो चट्टानों के नीचे से बह रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। राइट, या तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उससे नोट कर लीजिएगा, अभी समझ लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तराई का मैदान समझ लीजिए। इस मैदान का विस्तार भाभर प्रदेश के दक्षिण में हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि ज्योग्राफी में जब भी हम नीचे बताना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? दक्षिण। जब ऊपर बताना पड़ेगा तो क्या करेंगे? उत्तर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसका मैदान भाभर प्रदेश के कहाँ हुआ बेटा? दक्षिण में। तो इस मैदान का निर्माण भाभर प्रदेश के दक्षिण में हुआ है। यहाँ महीन कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी आदि पाई जाती है। यह प्रदेश
भाबर प्रदेश की, मतलब यहाँ पर तराई में भाबर प्रदेश की जो लुप्त नदियाँ हैं जो हमें वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, अर्थात नदियों का अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, ये प्रमुख रूप से दलदली क्षेत्र है जहाँ नदियों का पानी इधर उधर फैला और दलदल का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर के बीच है। यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। क्यों? दलदल है, यानी पानी है, जल है, तो वनस्पति संभव है। और जब वनस्पति संभव है तो यहाँ पे आपको जल के ऊपर आश्रित होने वाले पेड़ दिखाई देंगे। ठीक है, वर्तमान समय में वनों को काटकर कृषि भूमि का विस्तार किया गया है और इसी जगह पर मैंने आपको बताया था कल मलेरिया, किसका प्रकोप है बेटा? मलेरिया का प्रकोप है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और साइड लेता हूँ तब आपको पूरा दिखेगा। ये यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप है। किसका प्रकोप है बेटा? मलेरिया का प्रकोप काफ़ी अधिक है। ठीक, दलदली संरचना है और दलदली संरचना होने के कारण यहाँ पे मलेरिया की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है बांगर का मैदान। कल मैंने आपको समझाया था बांगर का मतलब एक्चुअल में है क्या बेटा? बांगर का मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा बेटा? पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र है। पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र है। इस मैदान इसमें ये ऐसी संरचना है, मान लीजिए कि ये थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र है। ये हो गया अगर आपका बांगर, ठीक है, तो ये क्षेत्र होगा आपका क्या? खादर। खादर वो क्षेत्र है बेटा जहाँ पे नदियाँ अपना जल आसानी से लेकर के आती है। जब बहुत बाढ़ होगी तब इसका पानी यहाँ पहुँचेगा, तो तब यहाँ की मिट्टी चेंज होगी। फिर कई वर्षों तक बाढ़ नहीं आई उतनी, तो वहाँ की मिट्टी चेंज नहीं हो गई, तो पुरानी हो गई। थी कौन सी मिट्टी? जल ओढ़ के आई थी, लेकिन बहुत दिन से नहीं आई। क्यों? क्योंकि उतना बाढ़ नहीं आई, तो इसको कहने लगे पुरानी जलोढ़ मृदा। क्या कहने लगे बेटा? पुरानी जलोढ़ मृदा। तो याद रख लीजिएगा, बांगर ऐसा क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा वाला। पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बांगर का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इट इज़ अ रीजन ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल। यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो खादर में कैसी पाई जाएगी बेटा? नवीनतम जलोढ़ मृदा। तो सबसे उपजाऊ कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर बार मिट्टी की परत बदलेगी। जब मिट्टी की परत बदलेगी तो उसमें पोषक तत्वों का अभाव नहीं होगा। जब पोषक तत्वों का अभाव नहीं होगा तो खेती बहुत अच्छी होगी। खेती बहुत अच्छी होगी तो लोगों के पास पैसे होंगे, तो सभ्यता अच्छी होगी, संस्कृति अच्छी होगी, सारी चीज़ों का विकास बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसीलिए बेटा जो गंगा या ब्रह्मपुत्र का दो आब मतलब याद रखिएगा बेटा, दो आब कहते हैं दो नदियों के बीच का एरिया। ठीक है, मान लीजिए गंगा हो गई, ये ब्रह्मपुत्र हो गई, ये पूरा रीजन। ऐसे मान लो यहाँ गंगा, यहाँ ब्रह्मपुत्र, ये पूरा रीजन दो आब का क्षेत्र हो गया। कैसा हो गया? दो आब। आपने सुना होगा पंजाब का नाम। किसका नाम? पंजाब। व्हाट डू यू मीन बाय द पंजाब? पंजाब का मतलब क्या हुआ बेटा? पंजाब हुआ 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। क्या हो गया? 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। लेकिन अब यह है कि अब वास्तव में जिस पंजाब की हम संकल्पना करते हैं वो पंजाब वास्तविक रूप में भारत के पास नहीं है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। फिर भी सतलज और झेलम का जो क्षेत्र थोड़ा बहुत क्षेत्र है, ठीक है, उसके अनुसार, या हम सतलज का बेसिकली माने तो उसके अनुसार हम वहाँ पर पंजाब मान लेते हैं। ब्यास नदी और सतलज नदी का जो क्षेत्र है। जबकि पंजाब का मतलब क्या हुआ? 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो आब मतलब होता है नदियों का क्षेत्र, दो आब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, पंजाब मतलब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक, तो आ जाइए वापस इस पॉइंट पर। तो देखिए ये पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है। इसमें बाढ़ का पानी समानतः नहीं पहुंचता। बांगर के मैदान का विस्तार कहाँ का बेटा? इम्पॉर्टेंट है ये। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं 2-3। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने कल आपको बताया था उत्तर का विशाल मैदान। फिर आपको ये पूछूं कि उत्तर के विशाल मैदानों को हमने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? भाबर, तराई, बांगर और खादर।
ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ फिर से समझिए। मैंने पूछा बेटा कि भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपने आंसर दिया उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर के विशाल मैदानों को हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, समझ रहे हैं, भाबर, तराई, बांगर, खादर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन चारों में से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो इन चारों में सबसे बड़ा क्षेत्र आता है बेटा बांगर का। किसका, बांगर का। ठीक, पक्का, ठीक है, एक बार चेक कीजिएगा। इसका मतलब समझो, बांगर का वो क्षेत्र हो गया जहाँ पर मिट्टी जलोढ़ तो है लेकिन पुरानी है। कैसी है, तो यहाँ पर खाद की और सिंचाई की आवश्यकता है। तो आप देखो भारत में सबसे ज़्यादा अन्न उगाने वाले राज्यों में देखो यही लिस्ट नाम लिखी हुई है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक, इस मैदान में कहीं कहीं अपर्दन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी हट गई है और कंकड़ीली मिट्टी उभर आई है, जिसे भूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, भूर कहा जाता है, याद रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, भूर कहा जाता है। राइट, इस मैदान के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की ऊपरी परत पर नमक की सफ़ेद चादर है, जिसे रेह या कल्हर कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, रेह या कल्हर। ठीक है, रेह या कल्हर किसे कहते हैं, एक बार मैं इसको स्लाइड करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ एक्चुअल में लिखा क्या है। रेह या कल्हर क्या कहते हैं बेटा, रेह या कल्हर किसे कहते हैं, दिस वन, रेह या कल्हर किसे कहते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो रेह या कल्हर कैसे बेटा, ऐसी भूमि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी सींचा गया। क्या सींचा गया, पानी सींचा गया। समझिए बात को। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ आज जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मुझे बताइए कि सागर नमकीना कैसे हुआ होगा। कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा कि सागर नमकीन कैसे हुआ, सागर में नमक पहुंचा कैसे, ऐसा क्या है वहां पर जो नदियों में नहीं है। सोचिए, सागर नमकीन कैसे हुआ। आपने गाना सुना होगा सभी लोगों ने, मैं जनरली जब भी ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो मैं ज़रूर इस गाने को रिपीट करता हूँ, मुझे थोड़ा ज्योग्राफिकल फैक्ट समझ में आते हैं इसमें। आपने गाना सुना होगा, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ठीक, बड़ा फेमस गाना है मुकेश जी का, सुनिएगा, बहुत लेजेंडरी सिंगर थे। फैक्ट ये है बेटा कि नदियों का पानी कहाँ जाता है, सागर में। जब नदियाँ बहती हैं, ठीक है, पानी का कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक, तो जब नदियाँ बहती हैं तो मिट्टी की नमक को अपने साथ लेकर के आती हैं और सागर में छोड़ देती हैं। सागर का पानी कहाँ जाता है नहीं पता। तो सागर को नमकीन करने वाला कौन है, नदियाँ। प्रारंभिक तौर पे कौन है, नदियाँ, याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, सागर नमकीना कैसे हुआ, जो खुद बहुत मीठा बनता है उसी ने सागर को नमकीन किया है। ठीक है, नदियों का पानी कहाँ आया, सागर में, और सागर का पानी कहीं गया नहीं। और नदियों में नमक कहाँ से आया, तो जब नदियाँ मिट्टी के साथ मिट्टी को लेकर बहती हैं तो मिट्टी का जो नमक है, क्योंकि नमक एक हल्का तत्व है, पानी के साथ बह जाता है और बह करके कहाँ पहुँचता है, सागर। तो बहता हुआ जल खारा नहीं होता, लेकिन जमा हुआ हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो आप इतना समझ लीजिए कि सागर को नमकीन किसने बनाया, नदियों। ठीक, समझ रहे हैं बात को। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, जब आप भूगोल को इस स्तर पर जाके पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएंगी, नहीं तो फिर एक तो किताब उठाओ और भूगोल ख़त्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब मेरे को समझो कि रेह या कल्हर कैसे बनती है। तो वही चीज़, ठीक है, देखिए, किसी नदी का स्तर था, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये सरफेस है और नदी का जल नीचे तक गया और नीचे से ऊपर पहुँच गया। मतलब ये खेत ऐसा है जिसमें लगभग 10-15 दिन पानी भर गया। अब पानी भरने के बाद खेत में ऊपर पानी आ गया और साथ में नमक के कण भी आ गए। क्या आ गया बेटा, फिर ये पानी तो बह रहा, तो ये नमक के कण कहाँ चले जाएंगे, आगे। बाढ़ आई, बाढ़ चली गई,
लेकिन नमक कहाँ पहुँच गया? सतह पर। कहाँ पहुँच गया? सतह पर। जब सतह पर पहुँच गया तो सतह कैसी दिखेगी आपको? सफ़ेद। आप ट्राई करिएगा, अपने घर में एक गमले में पेड़ लगाइएगा, ठीक, छोटा सा पौधा, उसमें खूब पानी दीजिए, खूब पानी दीजिएगा, नीचे निकलने का रास्ता बनाइएगा, लेकिन थोड़ा बारीक बनाइएगा जिससे पानी वहाँ रुके। आप देखिएगा उस मिट्टी का पूरा नमक उस गमले की सतह पर आ जाएगा ऊपर, और कुछ दिन बाद वो मिट्टी आपको सफ़ेद दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि जो घुला नमक था वो कहाँ आ गया? सतह पर आ गया। तो अब ऐसे गमले की बात क्या, ऐसे समझ लो बड़ा क्षेत्र मान लो, खूब बड़े खेत की बात कर लो या खूब बड़े क्षेत्र की बात कर लो, सब जगह यही हुआ। खूब सिंचाई हुई तो पानी नीचे गया, और अब जब ऊपर आया तो नमक के कण लेकर के आ गया, ठीक। फिर पानी, खेत सूख गया तो कैसा दिखने लगेगा वो? सफ़ेद। ऐसे जगह को क्या कहेंगे बेटा? रेह या खंडहर, ठीक, समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह है खादर का मैदान। किसका मैदान? सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये क्षेत्र है, ठीक है। इसे कहते हैं नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। किसको कहते हैं बेटा? नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। इसका मतलब समझो, नवीन जलोढ़ का मतलब क्या हो गया? नवीन जलोढ़ का मतलब हो गया बेटा, यहाँ पर हर साल बाढ़ आएगी। क्या आएगी? हर साल बाढ़ आएगी। हर साल बाढ़ आएगी तो मिट्टी उपजाऊ बनेगी। तो यह नवीन जलोढ़ मृदा का से निर्मित अपेक्षाकृत निचला प्रदेश है, जहाँ नदियों का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है और नई मिट्टी का निर्माण करता है। इस मैदान का विस्तार, राइट, इस मैदान का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, या उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और असम में है। आपको मैंने ये जो तीनों चारों नाम बताए हैं, दिमाग में लगा के देखिए थोड़ा सा। हर साल आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि बिहार में बाढ़ आई, यूपी में बाढ़ आई, असम में बाढ़ आई, ठीक है। मतलब इन जगहों पर बाढ़ आती ही आती है, तो मिट्टी अपने साथ नई मिट्टी लेकर के आती ही है, और ये क्षेत्र जलोढ़ मृदा के क्षेत्र बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं बेटा? कौन सी जलोढ़ मृदा? वो भी खादर, खादर का क्षेत्र बनता है। चलिए, तो इस मैदान में यत्र तत्र गर्त बने हैं। पटना के निकट गर्त को जल्ला या मोकामा कहते हैं, ठीक है। ये पटना के निकट एक गर्त बना है। गर्त मतलब बीच में खाई टाइप की, ठीक है, स्पेस है, ठीक है। और पटना के निकट एक गर्त है, उसका नाम है टाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़े बारीक प्रश्न है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? इस नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान को पंजाब के क्षेत्र में क्या कहते हैं बेटा? वेट। अब ध्यान सुनो, पंजाब का क्षेत्र, पंजाब एक ऐसा जगह हो गया जहाँ पर खादर का भी क्षेत्र है और बांगर का भी क्षेत्र है। बांगर का क्षेत्र ज़्यादा है, खादर का क्षेत्र कम है। जो खादर का क्षेत्र है पंजाब में, उसे क्या कहते हैं बेटा? वेट, ठीक। समझ रहे हो बात को? तो ये खादर का क्षेत्र कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, सतलुज नदी के आसपास का क्षेत्र होगा, ठीक, क्लियर है। गंगा नहीं लिख के आना वहाँ पर, गंगा का कोई कारण वहाँ पर नहीं है, ठीक, अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको? तो ये भारत के 4 मैदानी क्षेत्र हो गए जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहले बेटा मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, सबसे पहले बताया बांगर, उसके बाद सबसे पहले भाभर, ठीक है, हमने क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले भाभर पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा? तराई, उसके बाद क्या पढ़ा बेटा? बांगर और खादर, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देखिए, आपने ये सारे रीजन पढ़ लिए, तो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ये वापस से हम इस प्लेन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इस प्लेन को ध्यान से देखो, ये प्लेन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए ध्यान से, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लुक एट हियर, देखिए यहाँ पर। तो बेटा मैंने बताया जो राजस्थान का प्लेन है, वो राजस्थान में बहने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है, राजस्थान में बहने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया होगा, ठीक। उसके बाद पंजाब का प्लेन कौन बनाएगा बेटा? पंजाब में बहने वाली नदियों के बारे में बनाएगा। फिर यहाँ से गंगा की कहानी शुरू हो जाती है, गंगा और उसकी सहायक नदियों ने बनाया है, ये रीजन से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ जो रीजन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बेटा? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने बनाया हुआ। कुल मिला के सरल भाषा में समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि मैदानों का निर्माण कौन करेगा बेटा? नदियाँ करेंगी, ठीक, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मैदानों का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। सो लुक एट हियर, दिस इज व्हाट
रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन्स। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। विशाल मैदानों का क्षेत्रीय उपविभाजन, ठीक, क्षेत्रीय उपविभाजन मतलब रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखिए पंजाब हरियाणा का मैदान, किसका मैदान बेटा? पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। ये रीजन देख रहे हैं सबसे पहला पंजाब हरियाणा का मैदान। देखिए इस मैदान का विस्तार पंजाब हरियाणा दिल्ली तक है। यह मैदान यमुना नदी और रावी नदी के बीच फैला हुआ है। किसके बीच बेटा? यमुना नदी और रावी नदी। जब मैंने हिमालय पढ़ाया था तो अभी नदियों के द्वारा बताया था आपको डिवीजन। सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और लास्ट में असम हिमालय। पंजाब हिमालय किसके बीच था बेटा? सिंधु और सतलज के बीच, ठीक है। कुमाऊं हिमालय सतलज और रावी नदी के बीच, फिर नेपाल हिमालय रावी और काली नदी के बीच, फिर असम हिमालय, हाँ थोड़ा सा आप मिस कर गए, ठीक है, तीस्ता, और तीस्ता के बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है असम हिमालय, ठीक, क्लियर है। तो उस तरह से बेटा हम देख रहे हैं इस मैदान का विस्तार पंजाब हरियाणा दिल्ली तक है और इसका निर्माण हुआ है बेटा यमुना और रावी नदी के बीच। इस मैदान का निर्माण सतलज, ब्यास, रावी नदियों के द्वारा लाए हुए निक्षेपों से हुआ है। अगला देखो यहाँ पर ये बड़ा रीजन जिसको कहते हैं बेटा गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो बेटा इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? आप राजस्थान नहीं मारेंगे और पंजाब नहीं मारेंगे कभी भी, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदानों को मतलब केवल गंगा का मैदान नहीं कह सकते हैं, ठीक है। पंजाब के क्षेत्र और राजस्थान के क्षेत्र को जब हम इंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे गंगा का कहानी नहीं है, ठीक। ब्रह्मपुत्र का मैदान देखिए, यह मैदान हिमालय एवं मेघालय के पठार के मध्य स्थित है। एक लंबी सकरे भाग के रूप में, किसके बीच बेटा? हिमालय और मेघालय के पठार के बीच एक लंबे और सकरे भाग के रूप में। देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, ये सकरे भाग का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको दिखाया कि ज़्यादा चौड़े नहीं है ये मैदान, ज़्यादा चौड़े नहीं है। अभी देखिए आप इसको मैप में, यहाँ देखिए, ये देखिए आपको दिखाई देगा कि जो बेटा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है ये कितना सकरा है, दिख रहा है ना आपको? तो ये सकरे मैदान के क्षेत्र हैं। तो इस तरह से आपके रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हिमालय के आपके उत्तर के विशाल मैदानों के ख़त्म होते हैं। ये क्षेत्रीय उपविभाजन हो गया किसका? उत्तर के विशाल मैदानों का, ठीक है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ही लोग, ठीक है। और बाकी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपको डाउट नहीं आएगा बेटा, आपने पढ़ा क्या, चीज़ें सीखी क्या, ये आपको समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स को रिवाइज कीजिए। ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और सरल है सबसे बड़ी बात। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्जेक्ट की सबसे खासियत क्या है कि ये चीज़ बेटा ऐसी है जो आपको जाननी ही चाहिए, आपके आसपास होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम में तो आता ही है लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप जन्म लिए हो, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है भारत के प्रति, पर्यावरण के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति। और जब तक आपको इस सब्जेक्ट की समझ नहीं होगी तब तक आप ये चीज़ें समझ में नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो है पेनिनसुलर इंडिया। क्या है बेटा? प्रायद्वीपीय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा बेटा वो क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। तो चलिए हम लोग कल पढ़ेंगे, कल का हमारा टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय भारत। और जैसे ही ये पूरा रीजन खत्म होगा, फिजिकल डिवीजन खत्म होगा, ठीक है, मैं एक साथ पूरे MCQ करवाऊँगा इसके, ठीक है। एक पूरी क्लास लूँगा लगभग 2-2.5 घंटे की, जिसमें मैं मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।